ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर कृष्णपाल त्रिपाठी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मेरा एक विनम्र निवेदन है कि इस समय जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे यदि लाल रंग से अंग्रेजी में सब्सक्राइब लिखा हो तो उसे एक बार टच कर लें। बगल में घंटी नुमा एक आकार उभरेगा, उसे भी एक बार टच कर दें। बस इतना करने से मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और भविष्य में मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। आप उस वीडियो को देख करके लाभ उठा सकेंगे। यदि इसके पहले आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, मैं आज आप लोगों के समक्ष कुंडली देखना सीखो नामक जो शीर्षक से मैंने एक श्रृंखला प्रारंभ की है, उससे संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। वह है ग्रहों का विवरण। वस्तुतः ज्योतिष में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सब में ग्रहों का अप्रतिम महत्व है। यद्यपि ज्योतिष के अंतर्गत जितने भी तथ्य हैं सबका सब महत्वपूर्ण है। कहीं पर किसी की महत्ता बहुत अधिक बढ़ जाती है, किसी की कम हो जाती है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन यह आधारभूत तथ्य है ग्रह। बिना ग्रह के ज्योतिष का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो आजकल आप यदि नेट से कोई कुंडली निकालेंगे तो उसमें 12 ग्रहों की चर्चा की जाती है, 12 ग्रहों की। लेकिन अभी तक यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो को मान्यता नहीं मिल पाई है। इसलिए कोई भी ज्योतिषी इन 3 ग्रहों के संदर्भ में कोई विशेष चर्चा नहीं कर रहा है। उनके फलादेश के संदर्भ में, उनके प्रभाव के संदर्भ में भी चर्चा नहीं हो रही। मैं भी इस श्रृंखला के अंतर्गत नेपच्यून, प्लूटो और यूरेनस के संदर्भ में कोई चर्चा नहीं करूँगा। अब बचते हैं 9 ग्रह: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इन्हीं 9 ग्रहों पर हमारे ज्योतिष का संपूर्ण अध्ययन निर्भर करता है। कुंडली देखना सीखो नाम की जो मेरी श्रृंखला प्रारंभ हो रही है, वह पूरी की पूरी श्रृंखला में इन्हीं 9 ग्रहों के शुभाशुभ फलों के संदर्भ में ही हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम उन ग्रहों के विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। उन ग्रहों के संदर्भ में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें आपको जानना आवश्यक है। ये बेसिक नॉलेज ज़रूरी है। बिना इसको जाने आप कुंडली के संदर्भ में बहुत अच्छी नहीं जान सकेंगे। यदि आप इसे ध्यानपूर्वक जान लेंगे तो आपको भविष्य में भी काम देगा। अच्छा तो होगा कि कलम कागज़ लेकर के इसे अलग नोट कर लीजिए, विधिवत समझ लीजिए, और जो चीज़ न समझ में आएगी आप कमेंट के माध्यम से मुझसे संपर्क करते रहेंगे। मैं आपको बताता रहूँगा और यह श्रृंखला अबाध गति से अग्रसर रहेगी। तो सर्वप्रथम ये जो 9 ग्रह हैं इनका वर्गीकरण हुआ है। यानी ये 9 ग्रह 2 वर्गों में विभक्त हैं। प्रथम वर्ग है शुभ ग्रह यानी शुभ ग्रह, और दूसरा वर्ग है अशुभ ग्रह। तो अब सवाल ये उठता है कि ग्रह तो 9 हैं, लेकिन उन 9 ग्रहों में से कौन सा शुभ ग्रह है, कौन अशुभ ग्रह है, उसका भी स्पष्टीकरण होना नितांत आवश्यक है। तो मैं आपके समक्ष इस तथ्य को पूरी तरह से स्पष्ट कर देता हूँ
सर्वप्रथम शुभ ग्रह की चर्चा कीजिए। इन नवग्रहों में सर्वाधिक शुभ ग्रह नंबर 1 है बृहस्पति, जिसे गुरु कहा जाता है। वस्तुतः बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना जाता है, इसीलिए इन्हें देवगुरु बृहस्पति के नाम से जाना जाता है। ये समस्त नवग्रहों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं। ये किसी भी स्थिति में होंगे, इनकी शुभता न्यूनाधिक रूप में निश्चित रूप से बनी रहती है। और दूसरे शुभ ग्रह के रूप में शुक्र की गणना की जाती है। ये शुक्र जो हैं वो दैत्यों के आचार्य हैं, ये भी गुरु हैं, ये दैत्य गुरु हैं। अंतर ये है कि बृहस्पति जी देवगुरु हैं और शुक्र जी दैत्य गुरु हैं, लेकिन ये दोनों ग्रह पूर्ण रूपेण शुभ ग्रह हैं। इनमें से बृहस्पति अधिक शुभ ग्रह हैं, शुक्र नंबर 2 पर। तीसरा ग्रह है बुध, वह भी शुभ ग्रह है, लेकिन उसके साथ कुछ शर्तें लगी हुई हैं। यदि बुध अकेला है किसी राशि में, उसके साथ कोई ग्रह नहीं है, तो निश्चित रूप से वह शुभ ग्रह है। अथवा वह बृहस्पति या शुक्र के साथ है, उसके साथ अन्य कोई ग्रह नहीं है, तब भी वह शुभ ग्रह है। यानी या तो उसके साथ बृहस्पति हो अथवा उसके साथ शुक्र हो। इन 2 ग्रहों के अतिरिक्त कोई भी ग्रह उनके साथ न हो तो बुध भी शुभ ग्रह है। अब चौथा शुभ ग्रह है पूर्ण चंद्रमा। पूर्ण चंद्रमा का अभिप्राय ये है कि शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि से लेकर के कृष्ण पक्ष तक की पंचमी तक का जो चंद्रमा होता है वह पूर्ण चंद्रमा कहलाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश काफ़ी होता है और वो शुभ ग्रह की श्रेणी में गिना जाएगा। यानी किसी बच्चे का जन्म यदि शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से लेकर के कृष्ण पक्ष की पंचमी तक हो जाए तो उसकी कुंडली में जो चंद्रमा होगा वह पूर्ण चंद्रमा कहलाएगा और वो शुभ ग्रह की श्रेणी में गिना जाएगा। तो क्लियर हो गया कि बृहस्पति और शुक्र निर्विवाद रूप से शुभ ग्रह हैं। अकेला या शुभयुक्त बुध जो है वो भी शुभ ग्रह है और पूर्ण चंद्रमा भी शुभ ग्रह है। अब उसके बाद दूसरा वर्ग है अशुभ ग्रह। उन अशुभ ग्रहों के अंतर्गत सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु, ये 5 ग्रह जो हैं यह निश्चित रूप से अशुभ ग्रह हैं। साथ ही अगर किसी अशुभ ग्रह के साथ बुध है मौजूद तो वह भी अशुभ ग्रह की श्रेणी में गिना जाएगा। इसके अतिरिक्त क्षीण चंद्रमा अर्थात कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से लेकर के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि तक का जो चंद्रमा है वह भी क्षीण चंद्रमा कहलाता है। तो उस क्षीण चंद्रमा को भी अशुभ ग्रह के रूप में गिना जाता है। उसका कारण ये है कि उसमें प्रकाश कम हो जाता है। जो प्रकाश कम हो जाएगा, ज्योति उसकी कम हो जाएगी तो उसकी शुभता समाप्त हो जाएगी। अब इस वर्ग में जो अशुभ ग्रहों का वर्ग है उसमें भी 2 वर्ग हैं, एक क्रूर ग्रह और दूसरा है पाप ग्रह। अब क्रूर ग्रहों के अंतर्गत कौन कौन ग्रह हैं? सूर्य और मंगल, ये 2 ऐसे ग्रह हैं जो कि क्रूर ग्रह के नाम से प्रसिद्ध है। सूर्य अत्यंत प्रचंड है, क्रूर है। मंगल भी क्रूर ग्रह के अंतर्गत आता है।
अगर कोई क्रूर ग्रह के साथ बुध है तो बुध भी क्रूर ग्रह में गिना जाएगा। अब उसके बाद नंबर आता है पापक ग्रह की, यानी अशुभ ग्रह के अंतर्गत दो श्रेणी है, एक क्रूर ग्रह एक पापक ग्रह। क्रूर ग्रह के अंदर सूर्य मंगल और क्रूर युत बुध हो गए। उसके बाद है पापक ग्रह। उन पापक ग्रहों के अंतर्गत सर्वप्रथम शनि राहु केतु इन तीन ग्रहों की गणना की गई। शनि पापक ग्रह है, राहु पापक ग्रह है और केतु पापक ग्रह है। उसके बाद क्षीण चंद्रमा भी पापक ग्रह है। जो चंद्रमा कृष्ण पक्ष की पंचमी से लेकर के शुक्ल पक्ष की पंचमी के पहले तक का जो चंद्रमा है, कम प्रकाश वाला कम तेज वाला क्षीण चंद्रमा, उसकी भी पापक ग्रह में गणना होगी। और पाप युत बुध अर्थात ऐसा बुध जिसके साथ कोई पापक ग्रह लगा हुआ है, तो वह बुध भी पापक ग्रह की श्रेणी में आएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इन 9 ग्रहों को सर्वप्रथम 2 वर्गों में बांटा गया, शुभ ग्रह और पापक ग्रह। फिर उसके बाद शुभ ग्रहों के अंतर्गत बुध और चंद्रमा के अंदर जो खास विशेषताएं थीं उनके कारण वो शुभ ग्रह माने गए। और उसके बाद अशुभ ग्रह जो हैं वो क्रूर ग्रह और पाप ग्रह 2 वर्गों में विभक्त हुए। और उन वर्गों के अंतर्गत जो ग्रहों की विशेषताएं थीं उनके आधार पर मैंने बात स्पष्ट की। अब अगले भाग में एक नए विषय पर हम चर्चा करेंगे और इन ग्रहों के संदर्भ में जो और आवश्यक चीज़ें होंगी वो काफ़ी भविष्य में चलती रहेंगी। ये श्रृंखला हमारी निरंतर चलती रहेगी। तो मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो इसी प्रकार की अनेक महत्वपूर्ण चीज़ें मिलेंगी। धन्यवाद, नमस्कार।